हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और हमारा जो है डेली करंट अफेयर प्रोग्राम चल रहा था, जिसको मैं डेली का नाम देने के बजाय ये कहता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तुम्हारे लिए। और जो बच्चा पीछे वाले क्वेश्चंस पढ़ चुका है, जिसने पहली सारी क्लासेस लगा ली है, वो इस बात को अभी तक समझ भी चुका होगा। और जो नहीं लगा पाया है उसको मैं अभी भी कह रहा हूँ कि पिछले जितनी भी क्लासेस हो चुकी है उसको देख डालो। अगर टाइम की कमी है तो उसको स्पीड फास्ट करके देखो, बट वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके उतने कम क्वेश्चन 500-600 क्वेश्चंस में से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स के अंदर मिलेंगे, क्योंकि वो जो सीरीज़ बनी है ये पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का बना है। कुछ सिंपल भी होंगे, कुछ डिफिकल्ट भी होंगे, सारी चीज़ें मिली होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट का जो संग्रह पूरा का पूरा वो है ये। समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो उस चीज़ को ज़रूर देखो और आगे फॉलो करते रहो इस चीज़ को, ताकि आगे आप लोग लाइन में चलते रहो। ठीक है ना? तो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि पीछे वाली आप लोगों की कंप्लीट हो गई हो, नहीं हुई है तो एक दो साथ में डेली और देखते रहिएगा। राइट? तो इस प्रकार से इस चीज़ को चलाते रहिए। इसी के साथ आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। देखिएगा, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से किसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? किसे जीआई टैग प्रदान किया गया इनमें से? मणिपुर के काले चावल, बिल्कुल ये तो पहले भी हो चुका था। मणिपुर के काले चावल। गोरखपुर टेराकोटा, गोरखपुर का जो टेराकोटा है, टेराकोटा आप समझते हैं मिट्टी से बने हुए बर्तन होते हैं और होते वो टेराकोटा। ठीक है, तो टेराकोटा जो है इस गोरखपुर का, इसको अभी मिला है कि नहीं मिला है ये पूछ रहा है। फिर सी, ए और बी दोनों, क्या दोनों को ही मिला हुआ है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आंसर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बताइएगा फटाफट क्या उत्तर है इसका। इसका आंसर हो गया दोनों। मणिपुर के काले चावल भी है और गोरखपुर का टेराकोटा भी है। ठीक है ना? तो ये दोनों को ही मिला हुआ है। जीआई टैग आपको पता होगा, जीआई टैग एक्ट जो 1999 है उसके तहत दिया जाता है, 10 वर्ष के लिए मिलता है जीआई टैग। इसके अलावा आपको पता है कि 2004 में सबसे पहले मिला था दार्जिलिंग चाय को। सबसे पहला जीआई टैग भारत में किसको मिला है? दार्जिलिंग चाय को मिला था। दार्जिलिंग टी, वेरी फेमस दार्जिलिंग टी, इसको 2004 में भारत में फर्स्ट जीआई टैग मिला था। आज हमारे देश में 350 के आसपास प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल चुका है टोटल। 2019 तक 324 को मिल चुका था, अभी 2020 का काउंट और हो गए 350 के आसपास पहुंच जाएगा। राइट? तो इस तरह से जो है अलग अलग राज्यों में जीआई टैग दिया जा रहा है। डब्ल्यूटीओ के अंडर में है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो देखता है जीआई टैग के मामलों को भी। ठीक है, इसको आप भली भांति समझते हैं कि जो जीआई टैग है इसके लिए किसी भी जगह का, किसी भी प्लेस का वो चीज़, अगर कोई भी निश्चित चीज़ है, कोई भी प्रॉपर वहाँ का कोई भी आइटम है, उसको जीआई टैग मिल सकता है। और उसके बाद जो है उस एरिया, उस प्रोडक्ट पर उस जीआई टैग पाने वाले लोगों की या उस क्षेत्र की पहचान हो जाती है। उसके अलावा कोई भी उसका मिसयूज़ नहीं कर सकता, कोई भी उसको नकली तौर पर बेच नहीं सकता है। ये इस चीज़ का बेनिफिट है जो कि आप जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो कुछ और भी जीआई टैग मिले हैं। जैसे कि अगर बात करें तो कोविल पत्ती जो है, कदलाई मिठाई करके है एक, जो कि कैंडी है। कैंडी क्या है? एक तरह से कैंडी की फॉर्म में है, जिसको तमिलनाडु में मिला है जीआई टैग। गुड़ और मूंगफली से बनी हुई है, गुड़ और मूंगफली से अभी हाल ही में मिला है इसको। जो कैंडी है एक मिठाई है, ठीक है, जो कि गुड़ और मूंगफली से मिलकर बनाई गई है कैंडी की फॉर्म में। तो वो जो है उसको हाल ही में अभी जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा आपको पता है तिरुपति लड्डू हो गया, जम्मू कश्मीर का सेफ्रन हो गया, यानी केसर हो गया वहाँ का। जेफ्रॉन जो है, सेफ्रॉन का लोकल क्वालिटी है वहाँ का जेफ्रॉन, उसको जो है मिला हुआ है। ठीक है, जीआई टैग। इसके अलावा जो है और भी कई प्रोडक्ट्स है जिनको जीआई टैग मिला है। राइट? तो ये ध्यान रखना है। गोवा का वेरी फेमस, जिसमें से क्वेश्चंस बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। गोवा में मोयरा केला हो गया, खाजा हो गया, हरमल मिर्च हो गया, इन सबको गोवा में मिला हुआ है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है। और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इन दोनों को मिला हुआ है। गोरखपुर का टेराकोटा भी है और साथ ही साथ जो है मणिपुर के काले चावल भी है। ठीक है, इसके अलावा जो कोविलपट्टी कदलाई मिठाई जो आपकी कैंडी तमिलनाडु की, उसको मिला है अभी हाल ही में। तो ये ध्यान रखना आपको कि ए और बी दोनों इसका सी करेक्ट आंसर। राइट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सुन आपका बड़े ही आसान क्वेश्चन आज देख पा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल इजी। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत किस राज्य को शामिल किया गया है? बताइएगा। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड, ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड होगा, के तहत किस राज्य को शामिल किया गया ये पूछ रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो है गवर्नमेंट लागू कर रही है। इसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि इसके लिए जो आपका एक एक्ट आया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। क्या है कि इसके तहत क्या हो रहा है कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको 3 रुपए किलो के हिसाब से चावल, 2 रुपए किलो के हिसाब से
व्हीट यानी गेहूं, और कोर्स ग्रेन जो है, मोटे अनाज जो है, वो 1 रुपये किलोग्राम के हिसाब से दिए जाते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि वो एक स्टेट में काम कर रहे हैं जहां का राशन कार्ड है उनके पास, लेकिन जहां का राशन कार्ड उनके होम स्टेट का है, लेकिन वो काम दूसरे स्टेट में कर रहे हैं। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जो हरियाणा का है, उसके पास हरियाणा का राशन कार्ड है, लेकिन वो काम कर रहा है महाराष्ट्र के अंदर, तो महाराष्ट्र में उसके पास राशन कार्ड नहीं है, तो वहां के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे उसको नहीं मिलेगा अनाज, उसको जो है उसका ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पे नहीं दिया जाएगा, जो भोजन उसको मिलना चाहिए या ये अनाज जो इसको मिलना चाहिए, चावल गेहूं, उसको नहीं दिया जाएगा। इसलिए इस समस्या को हल करने के लिए एक पोर्टेबिलिटी जो है इसमें दे दी गई है, वन नेशन वन राष्ट्र कार्ड, यानी एक ऐसा राशन कार्ड जो पूरे राष्ट्र के अंदर ही चलेगा, इसको बनाया गया है। ठीक है, तो इसके लिए पूछ रहा है ये कि कौन कौन से राज्यों में किया गया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब आया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लिंक्ड है इसके साथ। ठीक है, 2013 में बना था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना, राइट। इसके अलावा अगर बात करें हम लोग, तो इसके लिए अभी हम लोगों को एक चीज़ और भी है कि जो 2015 से 30 तक आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का टारगेट है, 15 वर्ष का टारगेट, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है, जिसके अंदर 17 टारगेट्स हैं, और उनमें 17 टारगेट्स के अंदर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2 जो है, वो इसी बात के लिए है कि एंडिंग ऑफ द हंगर, जो भूखमरी है उसको समाप्त करना है, इसलिए इसको लागू कर रहे हैं हम लोग, इसको अचीव कर रहे हैं एक तरह से SDG 2 को। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन सा जो है भूखमरी को खत्म करना जो है कौन से उसमें SDG के अंदर है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2 के अंदर है, जो कि 2015 से 2030 तक है। तो यह बात आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, ग्लोबल हंगर आप समझते होंगे अच्छे से, हंगर इंडेक्स, ये जो ग्लोबल हंगर सूचकांक जारी किया गया था, इसमें 117 देशों में से भारत का 102वां स्थान है। यानी भारत के अंदर कितनी भूखमरी है ये बात आप समझ सकते हो। 117 स्टेट्स टोटल में से भारत में 117 देशों में से भारत का स्थान जो इसमें कितना आया है, 102वां आया है। तो इस बात को आप समझ सकते हो 2019 के अंदर। तो ये मामला जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो है अभी इसी के साथ जो है इसके अंदर 24 स्टेट हो गए हैं टोटल, 24 राज्य जो है वन राशन कार्ड वन नेशन वन राष्ट्र कार्ड के अंदर जो है शामिल हो गए हैं, जिसके अंदर अभी लास्ट जो शामिल हुए थे उसमें मणिपुर, नागालैंड, उत्तराखंड, ये तीनों तो थे ही थे। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर और था, और अभी टोटल जो है 24 स्टेट्स जो है अगस्त तक इसमें शामिल हो चुके थे जिन्होंने इसको लागू कर लिया है। तो एक प्रकार से 24 स्टेट हो गए, जिसके अंदर अभी हाल ही में जो लास्ट हुए थे वो हुए थे मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर, 4। तो इसके साथ जो है अप्रोक्स सभी डी आंसर हो जाएगा, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो बस अब ये क्वेश्चन तो बनना बंद हो जाएगा कि कितने कौन कौन से राज्य थे, ये बंद हो जाएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा संख्या में राज्य हो गए हैं, ठीक है ना। तो 24 के आसपास। ये तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा था अभी आपको, क्वेश्चन किस प्रकार से और बन सकता है। SDG 2 का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है 2030 तक जो SDG 2 अचीव करना है अपनों को, वो मेन क्वेश्चन बन सकता है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2003 क्वेश्चन बन सकता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है इसमें भारत का 2019 में 102वां स्थान था 117 में से। ये इस प्रकार से क्वेश्चन बनने लग जाएंगे, राइट। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन क्या है, लोगों को मुफ्त और केसलेस बीमा प्रीमियम प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। बताइएगा इसमें से पहला राज्य कौन सा है जो लोगों को मुफ्त और केसलेस बीमा प्रीमियम जो है प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। गुजरात है, तमिलनाडु है, केरल है या महाराष्ट्र है, कौन सा स्टेट है इनमें से, बताइए शाबाश। विच स्टेट, किस स्टेट ने किया है ऐसा, आंसर कीजिए। ये स्टेट कौन सा है आपका, ये आपका महाराष्ट्र ने किया है ऐसा, पहला स्टेट बन गया है महाराष्ट्र। कोविड-19 महामारी के चलते हुए, कोरोना के चलते हुए जो है वहाँ पर लोगों को आपका मुफ्त और केसलेस बीमा प्रीमियम दिया गया है, ताकि कोरोना से जो है पहले ही लोग इतने ज़्यादा दिक्कत में हैं और गरीब लोग जो है उनको और ज़्यादा समस्या है, तो इसके लिए जो है ये सुविधा दी गई है। और इसी टाइम पर जो है जो स्टेट का, महाराष्ट्र स्टेट का जो 60वां 16th स्थापना दिवस जब था 1 मई को, तो 1 मई को जो है इन्होंने एक स्कीम और शुरू की है ज्योतिबा फुले जी के नाम से। आपने पता होगा महात्मा ज्योतिबा फुले जो है जन और आरोग्य योजना नाम से, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना। इसके अंदर क्या है, जन आरोग्य
योजना, इसके लिए मुफ्त इलाज दिया जाएगा। इसके अंदर जो है मुफ्त इलाज की घोषणा की गई है, उपचार के लिए मुफ्त उपचार की घोषणा की गई है इस स्कीम के तहत, तो ये भी आपको ध्यान रखना, राइट। तो ये महात्मा जो आपका ज्योतिबा फुले के नाम से आपने को पता होगा कि सत्यशोधक समाज की स्थापना करने वाले यही है व्यक्ति है। 1873 के अंदर सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने की थी, राइट। तो ये आपको पता होगा अच्छे से, ठीक है ना, ज्योतिबा फुले जी, सत्यशोधक समाज, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 के अंदर इन्होंने की थी। इसके अलावा इनकी एक पुस्तक भी थी जिसका नाम था गुलामगिरी। गुलामगिरी पुस्तक भी इनके द्वारा लिखी गई, राइट। तो ये कुछ एक चीज़ें साथ में जैसे लिंक कर लिया करो जब कोई चीज़ नाम आती है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है और देखिएगा, इसमें क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि मुफ्त उपचार के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कौन सी स्कीम शुरू की है, क्योंकि ये बहुत बड़ा नाम है अपने आप में। महात्मा ज्योतिबा फुले जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, इसलिए क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को ऐसे समझा करो थोड़ा बहुत आप लोग अपने आप से भी कि कैसे बन सकता है ज़्यादा, ठीक है ना। तो इन्होंने 1873 के अंदर जो है सत्यशोधक समाज, इसके अलावा गुलामगिरी नाम से इनकी पुस्तक भी 1872 में इन्होंने लिखी थी, राइट। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात आ रही है तो महाराष्ट्र के बारे में आप लोग भूल ना जाए, इसलिए थोड़ी बहुत चीज़ें और याद दिलवा देता हूं मैं। जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर अभी महाराष्ट्र के सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे। इसके अलावा गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है महाराष्ट्र के? राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी जो है वो राज्यपाल है। इसके अलावा और अगर बात करें तो विधानसभा सीट्स कितनी है वहाँ पर? विधानसभा सीट 288 है, लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19 है, ठीक है। 288, 48 और 19 जो है ये आपको ध्यान रखना है, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा, राइट। ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा और अगर महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, आपको पता ही है। महाराष्ट्र के अंदर लोनार झील जो है महाराष्ट्र की वेरी फेमस, कई बार पूछा जाता है लोनार लेक के बारे में। लोनार लेक कहाँ पर है, ठीक है, तो ये महाराष्ट्र के अंदर है। लोनार झील जो है महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है, जो कि पृथ्वी पर जो है मीटियोर के टकराने के कारण बनी हुई है, इसलिए इसका क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली पूछा जाता है। तो लोनार लेक महाराष्ट्र के अंदर, राइट। अभी पीछे जो है इसका कलर चेंज हो गया था, इसके बारे में भी जो है इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, गुलाबी रंग पिंक कलर हो गया था इसके अंदर, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन और हो गया था। तो इस टाइप से, ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है, राइट। इसके अलावा अगर महाराष्ट्र के अंदर बात करें तो महाराष्ट्र में और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? पेंच नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क है महाराष्ट्र के अंदर है ये भी, ठीक है। पेंच नेशनल पार्क हो गया, संजय गांधी नेशनल पार्क हो गया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के अंदर है। इसके अलावा चंडोली नेशनल पार्क है, राइट। तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर जीआई टैग किसी चीज़ को मिला हुआ है अभी, तो महाराष्ट्र में जीआई टैग सोलापुरी चद्दर, ठीक है, सोलापुर चद्दर को जो है आपका महाराष्ट्र में जीआई टैग मिला हुआ है। नागपुर ऑरेंज को मिला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा नासिक का जो ग्रेप वाइन है उसको मिला हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें महाराष्ट्र के अंदर तो महाराष्ट्र में कोल्हापुरी गुड़, कोल्हापुरी जेगरी, इसको मिला हुआ है, ठीक है। तो कोल्हापुरी जेगरी को भी मिला हुआ है, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा महाराष्ट्र में अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं हैं। अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं आपको पता होगा, अजंता इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म, ठीक है, और एलोरा किससे? बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म तीनों से है, ठीक है। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अजंता, एलोरा और एलिफेंटा। इसके अलावा विक्टोरिया टर्मिनस जो कि यूनेस्को है आपकी साइट है, विक्टोरिया टर्मिनस जो है इसका नया नाम बदलकर क्या किया गया था? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जो कि यूनेस्को हेरिटेज साइट के अंदर, सूची के अंदर शामिल है। तो ये तमाम बातें आपको महाराष्ट्र के बारे में कहीं ना कहीं पता होनी चाहिए, लाइक। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया था? इसका करेक्ट आंसर हो गया था महाराष्ट्र, ठीक है। ये फर्स्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट अपने आप में, राइट। और नाम जो है महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना मुफ्त उपचार के लिए इन्होंने स्थापना दिवस पर की। महात्मा, आपको पता होगा ना 60वां स्थापना दिवस कैसे हुआ है? क्योंकि महाराष्ट्र जो है और गुजरात कब अलग हुए थे? ये आपके 1960 के अंदर फर्स्ट स्टेट बना था। इसके बाद 1963 में नागालैंड हुआ था अलग, ठीक है। नागालैंड जो है अलग स्टेट बना था, राइट। उसके बाद फिर हरियाणा बना है, तो इस टाइप से। उसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश हो गया, तो इस तरह से चीज़ें होती गई। तो गुजरात और महाराष्ट्र जो है 1960 को अलग हुए, तो इस तरह से आपको थोड़ा ध्यान रखना है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। क्वेश्चंस बड़े आसान लग रहे हैं मुझे, एकदम ईजी, आप लोग आंसर कर पा रहे हैं बहुत ही आसानी से, वेरी गुड। कौन सी राज्य सरकार रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक दवा मधुयष्टि आदि, कौन सी? मधुयष्टि आदि कषाय
उपलब्ध करवा रही है। कौन सी जो है राज्य सरकार करवा रही है? मधुष्टि आदि। ये क्या है? एक आयुर्वेदिक दवा है अपने आप में, जड़ी बूटियों, आयुर्वेदिक दवा है अपने आप में, जड़ी बूटियों से बनाई गई है। इसको कोरोना के लिए, इसको काढ़ा भी कहा जाता है, ठीक है, काढ़ा है एक तरह का, ये काढ़ा, ठीक है, ये काढ़ा है जो कि कोरोना के चलते जो लोगों की इम्यूनिटी पावर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको बढ़ाने का काम कर रहा है। तो ये आपके जितने भी कोरोना योद्धा है, चाहे वो डॉक्टर्स है, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ है, चाहे वो आपके ऐसे जवान है जो मिलिट्री फोर्सेस जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रही है उन लोगों को, इसके अलावा भी जो कोरोना के ठीक हो चुके हैं या वरिष्ठ लोग हैं जो बुढ़ापे में हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये पिलाया जा रहा है ताकि इम्यूनिटी पावर जो है स्ट्रॉन्ग हो उनकी। इसलिए जो है किस गवर्नमेंट ने शुरू किया है? ये हिमाचल गवर्नमेंट, हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसको शुरू किया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, किसके द्वारा शुरू किया गया है? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। इसके हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है तो हिमाचल प्रदेश के सीएम है जयराम ठाकुर। कौन है हिमाचल प्रदेश के सीएम? है जयराम ठाकुर, जयराम ठाकुर। देन अगर बात करें हिमाचल प्रदेश के अंदर राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है हिमाचल प्रदेश के? तो बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय जो है ये गवर्नर है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की अगर कैपिटल की बात की जाए तो कैपिटल कौन सी है हिमाचल प्रदेश की? तो दो कैपिटल है हिमाचल प्रदेश की, एक शिमला है, शिमला जो है वो समर कैपिटल है, और विंटर कैपिटल जो है हिमाचल प्रदेश की वो कौन सी है? विंटर कैपिटल है धर्मशाला, ठीक है, धर्मशाला जो है ये है विंटर कैपिटल, यानी सर्दियों में आपका धर्मशाला और गर्मियों में जो है शिमला। तो इस तरह से जो है इनकी विंटर और समर जो है दो कैपिटल बना रखी है, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें कैपिटल हो गया, देन हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर और क्या हिमाचल प्रदेश के अंदर फेमस नेशनल पार्क कौन सा हिमाचल प्रदेश का? तो पिन वैली नेशनल पार्क, ठीक है, पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश का वेरी वेरी फेमस। इसके अलावा जो है हिमालयन नेशनल पार्क है, वहां पर पिन वैली हो गया, पिन वैली हो गया, और हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है, पिन वैली नेशनल पार्क है। इसके अलावा हिमालयन नेशनल पार्क जो है ये दोनों लोकेटेड आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर, राइट। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में अगर बात करें विधानसभा और लोकसभा सीट्स की, तो विधानसभा सीट्स कितनी है? विधानसभा सीट्स है हिमाचल प्रदेश में 68, और लोकसभा सीटें हैं 4 और राज्यसभा सीटें हैं 3, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत बातें आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में ध्यान रखनी है, राइट। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसका आंसर करेक्ट हो गया हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में निम्न में से कौन सा देश नेम की अध्यक्षता कर रहा है? नेम के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे होंगे, नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्षता। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है नॉन अलाइंड मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, आपको पता होगा बड़े अच्छे से। नेम जब दो डिवीजन हो गए थे वर्ल्ड सुपर पावर्स के बीच में, विश्व शक्तियों के बीच में, जिसमें रशिया जिसको यूएसएसआर था एक तरफ और यूएसए एक तरफ था, दोनों अपने अपने देशों को बांट रहे थे। उसी कड़ी में जो है भारत नया नया आज़ाद हुआ था, तो भारत जैसे और भी कुछ देश थे, उन्होंने मिलकर एक प्लान किया कि नहीं, हम लोगों को किधर भी नहीं जाना है, और हम लोगों को किधर भी नहीं जाना है तो उसके लिए शुरुआत हुई थी फिर आपके नेम की, गुट निरपेक्ष की शुरुआत उसी दौरान जो है हुई थी, गुट निरपेक्ष आंदोलन की या नेम की। अगर नेम की बात करें तो इसके अंदर 1955 के अंदर जो है बैंडिंग कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है इसकी घोषणा हुई थी। बैंडिंग कॉन्फ्रेंस, बैंडिंग कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है इसकी घोषणा हुई थी, जिस टाइम पर युगोस्लाविया देन इजिप्ट, जिसे मिस्र भी कहते हैं आप लोग, इजिप्ट, इसके अलावा घाना, इंडिया और इंडोनेशिया। इन देशों के जो प्रमुख थे, यानी भारत के उस टाइम जवाहरलाल नेहरू थे प्रमुख, इसी प्रकार इन देशों के प्रमुख जो थे उन लोगों ने सबने मिलकर 1985 के बैंडिंग कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है इसकी घोषणा की थी, राइट। इसका पहला समिट की अगर बात करें, इसकी फर्स्ट समिट जो है वो हुई थी 1961 के अंदर। पहली समिट इसकी कब हुई थी? फर्स्ट समिट जो है इसकी हुई थी 1961 के अंदर, जो कि कहाँ पर हुई थी? बेलग्रेड। और बेलग्रेड कहाँ है? सर्बिया के अंदर। बेलग्रेड जो कि सर्बिया के अंदर है, वहाँ पर इसकी फर्स्ट समिट हुई थी। ये बात आपको ध्यान रखना है, बेलग्रेड सर्बिया के अंदर इसकी पहली समिट हुई थी, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अभी वर्तमान की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर पता होना चाहिए। फिर नेम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नेम का हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूँ तो हेडक्वार्टर हो जाएगा, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जकार्ता। जकार्ता कहाँ पर है? इंडोनेशिया।
तो हेडक्वार्टर जो है जकार्ता, और जकार्ता इज इन इंडोनेशिया, राइट। जकार्ता आपका इंडोनेशिया के अंदर, ध्यान रखना है। इसके अलावा हेडक्वार्टर हो गया। देन अभी जो 18 समिट हुआ है, इसका 18वां समिट हुआ है, ये कहां पर है, इसके लिए बात कर रहा है। तो 18वां समिट जो है इसके लिए अजरबैजान, ठीक है, अजरबैजान जो है 18वां समिट, इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा इल्हाम अलीयेव जो है वहाँ के राष्ट्रपति है, वो इसकी प्रेसिडेंटशिप जो है उनके पास है। अजरबैजान के प्रेसिडेंट जो है वो है इल्हाम अलीयेव, इनकी प्रेसिडेंटशिप में हुआ है ये अजरबैजान की। तो 18वां जो है अजरबैजान, और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से काफ़ी लंबे टाइम तक इंपॉर्टेंट ही रहेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि पूछते रहेंगे इस क्वेश्चन को बार बार कि 18वां किधर हुआ अजरबैजान, किसी ना किसी एग्जाम में आपके सामने ये देखना। इसके अलावा मैक्सिमम और क्या बात पूछ सकता है, वर्तमान सदस्य। तो वर्तमान सदस्य इसके कितने, 120। तो हेडक्वार्टर हो गया, सदस्य हो गया, ये तमाम बातें आप लोग सीख चुके हैं, राइट। तो इसको ध्यान रखना है। तो इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है। भारत इसका फाउंडेशन देश जो है, भारत उसके फाउंडेशन कंट्रीज के अंदर है, जो स्थापक देश थे उसमें भारत का नाम है। क्लियर है। वर्तमान में इसके 120 देश हो चुके हैं। क्लियर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पूरे विश्व में कब मनाया जाता है, बताइएगा कब मनाया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम या वर्ल्ड फ्रीडम ऑफ प्रेस डे, प्रेस स्वतंत्र दिवस जो है, विश्व प्रेस स्वतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, ये बात आपसे पूछ रहा है, बताइएगा। कब मनाया जाता है, कब। तो ये मनाया जाता है 3 मई को, ठीक है, 3 मई को। ये 3 मई को मनाया जाता है यूनेस्को के द्वारा। 3 मई 1993 को, 3 मई 1993 को जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, 3 मई 1993 को यूनाइटेड नेशन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है इसकी घोषणा की गई थी। 3 मई 1993 को किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, राइट। तो ये बात ध्यान रखनी है, 3 मई 1993 को इसको घोषणा की गई थी। तो उसी दिन को जो है 3 मई को ही किसकी फॉर्म में मनाया जाता है, यही 3 मई को आपका यूनाइटेड नेशन जब घोषणा की थी, तो इसी दिवस को आपका पूरे विश्व में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अगर बात करें कि प्रेस जो है, मीडिया जो है अपने आप में एक डेमोक्रेसी का 4th पिलर है, लेकिन वर्तमान हालात आप लोग अच्छे से जानते हैं कैसे हैं, मीडिया कैसे बिहेव कर रहा है, और मीडिया पर इतने एलिगेशन, जो खुद एलिगेशन लगाने वाली चीज़ है उस पर इतने एलिगेशन। न्यूज़ चैनल्स टीआरपी के लिए कुछ भी कर रहे हैं। अभी टीआरपी कपला पकड़ा गया कि टीआरपी के लगाने के लिए कैसे कैसे कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है मीडिया के 4th स्तंभ में नहीं होनी चाहिए, जो कि हो रही है, राइट। जो ध्यान रखना है, राइट। तो ये चीज़ है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये किसके अधीन आता है, प्रेस की स्वतंत्रता किसके अधीन आती है। तो आपका एक है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, 1948 में था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसके अलावा अगर संविधान में जिक्र करें हम लोग, तो भारत के संविधान के आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 के अंदर आपको पता होगा, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी है ना आपको। भारतीय संविधान के जो भाग 3 है, पार्ट 3 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके आर्टिकल जो 12 से लेकर 35 तक है, वो किसके बारे में बात करता है, वो इसी के बारे में बात करता है, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के बारे में। और उसी मौलिक अधिकार के अंदर जो स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 1922, उसके अंदर 19वां जो आर्टिकल है, इसके अंदर आपके पास 6 तरह के मौलिक अधिकार होते हैं, जिसमें पहला जो है वो यही है कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए जो वहाँ पर आपको फ्रीडम मिली हुई है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और उसी में इनडायरेक्टली जो है प्रेस की स्वतंत्रता है, डायरेक्टली नहीं लिखा हो बट इनडायरेक्टली जो है उसी के तहत जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वहीं पर जो है इनडायरेक्टली प्रेस की स्वतंत्रता है उसी आर्टिकल के तहत। तो 19 एग्जैक्ट बात करूं मैं तो 19A के तहत आ जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना है, उसके अंदर जो है 19(1) के अंदर आ जाएगी। और एग्जैक्ट बात करें तो 19 का सब हेडिंग 1 जो है उसका सब ए, सब क्लोज, ठीक है। 19 का क्लोज 1 उसका सब क्लोज A के तहत जो है ये आपकी आती है, जो आपकी प्रेस की स्वतंत्रता, राइट। तो हम लोग ये बात कर रहे थे। इसके अलावा इस बार जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस था, उसके लिए थीम जो थी वो क्या थी, तो उस बार के लिए थीम थी जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता, जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर, बिना डरे और बिना किसी का फेवर किए हुए, विदाउट फियर एंड फेवर, ये इस बार की थीम थी, ठीक है।
ये इस बार की थीम थी कि पत्रकारिता बिना डरे और बिना फेवर किए पत्रकारिता, जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर जो है, ये इस बार की फियर एंड फेवर जो है ये इस बार की थीम थी 2020 की। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, राइट। इसके अलावा अगर बात करें हम आपका एक विश्व प्रेस सूचकांक भी जारी होता है, जो कि एक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम से एक संस्था है जिसका हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर है। वो क्या जारी करती है? विश्व प्रेस सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता। ये बताती है कि विश्व भर में मीडिया को किन देशों में कितनी स्वतंत्रता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक ये जो है ये किसके द्वारा जारी होता है? ये जारी होता है एक संस्था है जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। यानी रिपोर्टर्स के लिए क्या बॉर्डर्स है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम से संस्था है जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस के अंदर। ये संस्था जो है जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस के अंदर, हेडक्वार्टर्ड इन पेरिस। इस संस्था के द्वारा जो है ये सूचकांक जारी होता है, तो ये ध्यान रखना है। बट अगर एक चीज देखी जाए तो भारत का अगर 2019 में इस सूचकांक में नाम देखें तो भारत जो है 2020 में अगर देखें तो 142 आउट ऑफ 180 देशों में से 142वां स्थान है 2020 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। तो हमारी प्रेस को कितनी स्वतंत्रता है वो आप देख सकते हो, लेकिन बिना स्वतंत्रता के कितना नाक में दम कर रखा है पूरा सारा दिन। लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो पैसे का इतना ज़्यादा गेम हो गया है, या कुछ ना कुछ जो है इतना लोचा हो गया है इनके साथ कि ये लोग जो है कुछ और ही तरफ लेके जा रहे हैं देश को। बट इस चीज़ पर हम लोग ज़्यादा डिबेट या ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कर लेते हैं। 2020 के अंदर 142वां स्थान 180 में से। इसके अलावा 2019 के अंदर हमारा था 140वां, 2 और पीछे आए हैं हम लोग, राइट। पहला जो है नॉर्वे है, पिछली साल भी था, इस साल भी है, ठीक है। और 180वां जो है 2020 के अंदर वो कौन है? कौन हो सकता है? नॉर्थ कोरिया, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो नॉर्थ कोरिया जो है वो वहाँ के किंग के द्वारा रूल हो रहा है एक तरह से। तो नॉर्थ कोरिया जो है 180वें नंबर पे है, पहले नंबर पे नॉर्वे है, भारत 142वें स्थान पर है। ये आपको याद रखने वाली बात ये है, क्लियर है। तो इसी के साथ जो है ये क्वेश्चन आपका हो गया है। इसके अंदर आपको पता लग गया है कि इसका आंसर क्या हो गया? 3 मई, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लेख केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद, नॉट लेख, कौन सा अनुच्छेद जो है वो उससे संबंधित है? ये बात होनी चाहिए थी यहाँ पर, तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। कौन सा अनुच्छेद, ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है जो इससे संबंधित है? कौन सा आर्टिकल, ये बताना है आपको। आप बताइएगा आर्टिकल कौन सा है, विच आर्टिकल? कैट, कैट समझते हो? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। कैट जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल्स क्या होती है? ट्रिब्यूनल्स जो है एक्चुअल में जो कोर्ट्स का कार्यभार है उसको कम करने के लिए ट्रिब्यूनल्स बनाई गई है। ट्रिब्यूनल जो है कोर्ट्स का कार्यभार कम करने के लिए बनाई गई है, जो कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट जो आपका था 1985 वाला, उसके तहत जो है ये बनाई गई है। इसके अलावा जो है इस आर्टिकल को कब जोड़ा गया था? तो इसके लिए भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया था। ये आर्टिकल बता दीजिएगा आप कौन सा है? पहले बी है, सी है, ए है, डी है, क्या है इसका आंसर वो बताइएगा फटाफट से। कौन सा है इसका? 123, 280, 323 ए और 338 ए, विच वन? तो इसका करेक्ट हो जाएगा आपका 323 ए। 323 ए है, ठीक है। 323 ए आर्टिकल जो है वो आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण से है, जो कि कोर्ट्स के कार्यभार को कम करने के लिए बना रखी है आपकी ट्रिब्यूनल्स, जिसके द्वारा कुछ मामले जो है इधर ट्रांसफर कर दिए जाए और ये लोग देखें, राइट। तो ये मामला है। इसको जो है आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन जो है हुआ था, जिसको लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसके अंदर इतने ज़्यादा संशोधन हो चुके थे, इसलिए इसको लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसके तहत जो है जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया इसके तहत? इसके तहत जोड़ा गया भाग 14 ए, पार्ट 14 ए, और इसके अंदर आर्टिकल जोड़े गए 323 ए, ठीक है, जिसके अंदर किस चीज़ का उल्लेख है? केट के बारे में उल्लेख है। और 323 बी जो है उसके अंदर अदर जो है ट्रिब्यूनल्स के बारे में दिया गया है 323 बी के अंदर, क्लियर है। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया रखना है। ये आर्टिकल थोड़ा इंपॉर्टेंट है आजकल, इसलिए पूछ रहा है, 2-3 बार जो है पूछा देखा है मैंने इस चीज़ को अभी हाल ही में एग्जाम्स के अंदर। आर्टिकल 123 आपको पता होगा किससे संबंधित है? अनुच्छेद 123 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, जो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है,
जो कि अधिकतम आयु उसकी कितनी होती है, 6 महीने और 6 सप्ताह होती है उसकी अधिकतम आयु अध्यादेश की। ठीक है, अध्यादेश जब लोकसभा राज्यसभा या लोकसभा या राज्यसभा में किसी एक का सत्र नहीं चल रहा होता है, उस कंडीशन में अध्यादेश जारी किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 123 के तहत ये पावर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 280 आपको पता होगा, फाइनेंस जो है कमीशन के बारे में है, वित्त आयोग के बारे में। राष्ट्रपति वित्त आयोग बनाता है प्रत्येक 5 वर्ष, या उससे आवश्यकता पड़ने पर उससे पहले भी बनाया जा सकता है, तो ये है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया, सॉरी, इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका अनुच्छेद 323 है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस निकाय या संस्थान द फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट, द फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट जो है, द फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट पर एक विचार का आयोजन किया गया। इसका नाम एक्चुअल में था आइडियाथॉन, आइडियाथॉन ऑन रिवर, फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट, आइडियाथॉन। ठीक है, आइडिया यानी विचार, तो ये आइडियाथॉन का एक आयोजन किया गया था, द फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट। क्या है, कोरोना के चलते हम लोग जो है बाहर नहीं निकले, और मनुष्य सबसे बड़ा जो है पॉल्यूट करने वाला आदमी है, पॉल्यूशन करने वाला जो है प्राणी है इस पृथ्वी पर। तो उसमें क्या है कि मनुष्य बाहर नहीं है, तो इसका मतलब सब हवा स्वच्छ, नदियाँ स्वच्छ, सब जो है शांत हो गया, स्वच्छ हो गया, सब जो है क्लीन हो गया। तो हम आगे जो है ऐसा क्या करें कि ये स्वच्छता बनाई रखी रहे या बनी रहे, या आगे हम लोग और कैसे मैनेजमेंट करें, तो इसके लिए जो है ये किया गया था। तो ये पूछ रहा है किसके द्वारा किया गया, तो ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, ये दोनों ने मिलकर किया था। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है NMCG जो है, इसने, जो कि जल शक्ति मंत्रालय के अंदर 2011 में बनाया गया था। इसको कब बनाया गया था, इसको 2011 में, किसके अंडर में आता है, जल शक्ति मंत्रालय के अंदर आता है। ठीक है, वाटर मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, ये 2011 में बनाया गया था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो NMCG जो है जल शक्ति मंत्रालय के अंदर ही है, तो इसके हेडक्वार्टर की जरूरत नहीं है। लेकिन जल शक्ति मंत्रालय जो है, इसके मिनिस्टर कौन है, इसके मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत है, ये बात ध्यान रखना है। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स जो है, ये आपका NIAUA जो है, ये किसके अंडर में है, तो NIAUA जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स जो आपका है, ये आपकी स्थापना इसकी की गई थी 1976 के अंदर। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1976 के अंदर, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली, हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली। तो ये थोड़ा बहुत इसके अंदर आपको ध्यान रखना है। तो ये आइडियाथॉन का आयोजन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि विचार किया गया, विचार का आयोजन किया गया। क्या है, द फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट। इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, इन्होंने किस चीज का आयोजन किया, कौन सी आइडियाथॉन का आयोजन किया, द फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट पर किया था। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर। तो इसका करेक्ट कौन सा कर दूं अब मैं, इसका करेक्ट हो जाएगा सी, ए और बी दोनों ने मिलकर किया है, राइट। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम किसके द्वारा संचालित किया जाता है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्या है, इसके तहत क्या, जो सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स है, उनमें से 112 डिस्ट्रिक्ट्स को बाहर निकाला गया और 112 डिस्ट्रिक्ट्स पर काम किया जाता है, जिसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है का नाम दिया गया है। और ये नीति आयोग के द्वारा जो है, कौन कर रहा है इसको, नीति आयोग के द्वारा संचालित है, ये नीति आयोग। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अगेन। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हो गया, अटल इनोवेशन मिशन हो गया, ये तमाम चीज़ें जो अटल टिंकरिंग लैब्स हो गई, ये तमाम चीज़ें नीति आयोग के अधीन है। तो ये नीति आयोग जो है बड़ा ही आजकल इंपॉर्टेंट हो रखा है, इसके बारे में जितनी ज़्यादा जानकारी वो रखनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बनता है यहाँ से। क्लियर है। तो ये तो एक बात हो गई। इसके अलावा अगर बात करें तो अभी सोशियो इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड है उनके लिए किया जाता है। देन अगर बात करें तो इसके अंदर अभी नीति आयोग ने एक जारी किया था एक रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका पहला स्थान जो है जिस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में सबसे फर्स्ट स्टेट जो आया है जिसने बहुत ही अच्छा काम किया है, वो है आपका बीजापुर छत्तीसगढ़ का, बीजापुर छत्तीसगढ़। सेकंड की अगर बात करें तो सेकंड आया आपका री भोई। री भोई जो है ये कहां पर है, ये है मेघालय के अंदर। मेघालय का री भोई जो है वो सेकंड नंबर पे। और थर्ड की अगर बात करें तो थर्ड नंबर पे कौन सा है, तीसरे स्थान पर कौन सा है, तीसरा है आपका बहरूच। ठीक है, तीसरा जो है वो क्या है, बहरीच जो है आपका, ये कहां पर है, यूपी के अंदर, बहरीच ये आपका है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नीति आयोग की बात आ रही है तो नीति आयोग में आपको थोड़ी सी बात होनी चाहिए। कब बना, 2015। अध्यक्ष कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर अध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार उपाध्यक्ष है। सीईओ कौन है, राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष है, जिसकी नियुक्ति प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। इसके अलावा सीईओ कौन है, सीईओ इसके कौन है, अमिताभ
कांच जो है इसके वर्तमान में सीईओ है। तो ये कुछ एक बातें नीति आयोग के बारे में आपको पता ही होना चाहिए। अटल इनोवेशन मिशन भी इन्हीं के द्वारा है और ये आपका एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 112 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो काफी अति पिछड़ा वर्ग पर पिछड़े जो स्टेट्स हैं या अति पिछड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको शामिल किया गया। राइट, नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है यूवी ब्लास्टर क्या है। यूवी ब्लास्टर क्या है ये पूछा गया। एक नया ग्रह है, एक नया प्लेनेट है, या नया खेल स्टेडियम है, या अल्ट्रावायलेट आधारित सैनिटाइजर है, या नई धान की प्रजाति है। बताइए क्या होगा यूवी सैनिटाइजर। यूवी मीन अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर। अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर जो है ये क्यों बनाया गया है, ये एक्चुअल में डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया। डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है डीआरडीओ, इसके द्वारा बनाया गया है। ये यूवी ब्लास्टर जो है ये अल्ट्रावायलेट आधारित जो है एक सैनिटाइजर है जो कि डिफेंस रिसर्च आपकी डीआरडीओ जो है उसके द्वारा बनाया गया है। इसने क्या किया कि जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है, कंप्यूटर्स हो गए और हो गए, इनको आप केमिकल से साफ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें रिस्क है। तो इसको अल्ट्रावायलेट रेज से जो है सैनिटाइज करने के लिए सैनिटाइजर टावर बनाया है एक, जिसको यूवी ब्लास्टर का नाम दिया गया है। ठीक है, क्या है, एक टावर है अपने आप में जिसको नाम क्या दिया गया है, यूवी ब्लास्टर का नाम दिया गया है। राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा, डीआरडीओ। डीआरडीओ की अगर बात करें स्थापना कब है, 1958 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, दिल्ली। और जी सतीश रेड्डी जो है वो इसके अभी क्या है, जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी जो है वो इसके अभी वर्तमान में चेयरमैन है। तो ये कुछ एक बातें आपको ध्यान रखनी है। राइट, तो जी सतीश रेड्डी। ओके, तो ये किस चीज के लिए है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जिनको विदाउट केमिकल्स हम लोग कर पाए इसके लिए बनाया गया। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता दीजिएगा, सी हो जाएगा। अल्ट्रावायलेट आधारित सैनिटाइजर है यूवी ब्लास्टर। नाम से देखो कितना अजीब सा लग रहा है, किसके द्वारा डेवलप है, डीआरडीओ। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम में इनमें से कौन शामिल नहीं है, बता दीजिएगा। वेरी वेरी फेमस और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं भी बहुत बार बता भी चुका हूं इसके बारे में। तो कौन है यूनाइटेड किंगडम का, यूके, इसके अधीन कौन कौन नहीं है, कौन है बता दीजिएगा फटाफट से। इसमें पूछा नहीं है तो इसके अंदर मैं बार बार बताता हूं कि आप लोगों को याद रखना है न्यूज। न्यूज में कौन है, एन फॉर नदर्न आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, ई फॉर इंग्लैंड, डब्ल्यू फॉर वेल्स और एस फॉर स्कॉटलैंड। एस फॉर क्या है, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड यानी नदर्न आयरलैंड। तो ये सब है। तो स्कॉटलैंड भी है, वेल्स भी है, उत्तरी आयरलैंड भी है। इसमें इंग्लैंड नहीं, इंग्लैंड की जगह इसने पोलैंड दिया। तो इतनी समझदारी इसको दिखाने का मौका नहीं देना है। आप लोग जानते हैं इसमें पोलैंड नहीं आएगा, पोलैंड गलत है। राइट, तो इनमें से कौन शामिल नहीं है, पोलैंड शामिल नहीं है। करेक्ट है। तो यूनाइटेड किंगडम की बात थी। यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल अगर बात करें तो आपको पता है लंदन है। वहाँ के पीएम जो है वो बोरिस जॉनसन जो है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो है बोरिस जॉनसन है, आपको अच्छे से पता है इसका भी। पौंड जो है वहाँ की करेंसी है। इसके अलावा क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय जो है वो वहाँ पर मोनार्क है, जो कि सबसे लंबे टाइम तक मोनार्क रह चुकी है। 1952 से वहाँ पर वो मोनार्क है, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय। 1926 में पैदा हुए थे। अभी तक जो है मोनार्किज्म 100 ईयर्स के आसपास जाने वाले हैं अभी जल्दी ही। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो आपको ध्यान होनी चाहिए। तो यूके का न्यूज़ क्लियर। थेम्स नदी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी गंगा है वैसे वहाँ पर थेम्स नदी है, लंदन शहर किनारे पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कोयले के उपयोग में से एक नहीं है। ये तो फिर से आसान क्वेश्चन, वैसे ही मैंने पूछा है, बताइएगा इसका कौन सा होगा। कोयले का उपयोग में से एक नहीं है, किसमें जो है कोयले का उपयोग नहीं होता। बिजली उत्पादन में होता है कि नहीं होता है, कोयले से बनाते हैं ना बिजली, थर्मल पावर प्लांट्स होते तो हैं। सीमेंट का उत्पादन में होता है कि नहीं होता है, स्टील के उत्पादन में होता है कि नहीं, थर्मामीटर में होता है कि नहीं होता है, ये बताना है आपको इन चार ऑप्शन में। तो बिजली में होता है, सीमेंट में होता है, स्टील में और थर्मामीटर में नहीं होता है, तो डी हो जाएगा आपका। बाकी तीनों में होता है। सीमेंट में भी, स्टील उत्पादन में कोयले को जलाओगे तो भी स्टील पैदा होगा, हीट देने के लिए आपका कोयला यूज होता है। राइट, तो ये तमाम चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी थी। इसी के साथ जो है आज के क्वेश्चन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी के अच्छे और नए क्वेश्चंस के साथ कल मिलेंगे। आज के क्वेश्चन बहुत ही आसान थे। हम लोग धीरे धीरे, आसान हो मुश्किल हो हमें मतलब नहीं है, इंपॉर्टेंट होने चाहिए। लाइक इसमें यूवी ब्लास्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय पॉइंट ऑफ व्यू। इसी प्रकार से जो है और भी क्वेश्चन होते हैं काफ़ी। वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वाला क्वेश्चन हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। क्लियर है। तो इसी के साथ अगली क्लास में मिलेंगे और तब तक आप लोग पिछली क्लासेस देखिएगा और पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।